दोस्तों, पूरे देश भर में एससी और एसटी कम्युनिटी के बीच में सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशंस को लेके चर्चा चल रहा है। हिंदी में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो है उपवर्गीकरण या उपश्रेणीकरण। मतलब ये कि क्या दलितों में और आदिवासियों के रिजर्वेशन में, एससी और एसटी के रिजर्वेशंस में क्या कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यानी कोटा के अंदर कोटा बननी चाहिए। ये बात आजकल इसलिए उठ रही है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो एससी रिजर्वेशन हैं और जो एसटी रिजर्वेशन हैं उसका सारा का सारा फ़ायदा जो है वो एससी और एसटी कम्युनिटी के कुछ अगड़ी जो जातियां हैं वो सब फ़ायदा उठा ले रही हैं, सारी नौकरियां लेके चली जा रही हैं, सारे कॉलेजेस की सीटें भर ले रही हैं, और जो बाकी के जो एससी और एसटी कम्युनिटीज़ की जो जातियां हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, और इस तरह से असमानता जो है वो सोसाइटी में बना हुआ है। 1 अगस्त के रोज़ सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने फैसला दिया कि एससी और एसटी कम्युनिटी के बीच में उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फैसले के बाद बहुत सारे माहिर कानून का मानना है कि ये भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 341 है उसके खिलाफ जजमेंट है। और एक जज जिन्होंने जो मेजॉरिटी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का था उससे अपनी असहमति जताते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही और कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट को ही हक है कि वो एससी और एसटी कम्युनिटी के रिक्लासिफिकेशंस को बना सके, उसको तय कर सके। तो सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ये जो फैसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के तहत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस फैसले के बाद एससी और एसटी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर लगाने के जो रास्ते हैं या जो उसके खतरे हैं वो अब सामने दिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का डर है कि अगर क्रीमी लेयर को अगर एससी और एसटी कम्युनिटी में लागू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिक यानी आर्थिक पहलू से जोड़ दिया जाएगा और फिर इसके बाद ये दलितों के और आदिवासियों के आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला होगा। दोस्तों, ये सारी बातें आजकल आपको डिबेट में देखने और सुनने को मिल जाएगी, लेकिन जो बड़ा स्वर है, जो बड़ा शोर है, उसको बनाने में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो अपर कास्ट जो लॉबी है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मेरी कुछ असहमति है इस तरह के विचारों के साथ, और मैं जो लोग भी सब क्लासिफिकेशन को लेके इस पे जश्न मना रहे हैं उनके सामने मेरे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहली बात जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े मुद्दे कौन से हैं और बहुत ही छोटे मुद्दे कौन से हैं, इसमें क्या आप भेद करेंगे या सारी चीज़ों को एक ही तराजू पे तौल देंगे। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि मिसिंग द वुड फॉर द ट्री, यानी समाज के अंदर में जो असमानता, गैर बराबरी के जो स्रोत हैं, जो उसकी मुख्य वजह है, उसकी तरफ से आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो और इसको आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सवाल ये है कि समाज में जो व्यक्ति एक डेगची भात पका रहा हो और उसके घर के अंदर में 10 मेंबर हों और वो 10 मेंबर को डेगची के भात का क्या हिस्सा मिलता हो, क्या इस पे बात करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, या ये इस बात पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या उस परिवार के अंदर में सफिशिएंट चावल है कि नहीं, उस परिवार के अंदर में सफिशिएंट संसाधन है कि नहीं, और जो परिवार जहाँ रहता है वहाँ ज़मीनों का मालिक कौन है, वहाँ संसाधनों का मालिक कौन है,
वहाँ के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उस पर किसका कब्जा है। मतलब ये कि आप क्या करते हैं कि बहुत ही आसानी से किसी इदारे के कुछ जो डेटा होते हैं इधर उधर से आप उठा लेते हैं और आप ये कहते हैं कि ये देखिए ये ऑफिस है जहाँ पे 10 पोस्ट एससी की थी और इसमें से 6 और 7 पोस्ट एससी की 2 या 3 जातियों के पास चली गई है और बाकी एससी की जो पोस्ट है वो उसमें और बाकी जातियां नहीं आ पा रही और इसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इसलिए सब कैटेगराइजेशंस आना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी तो है कि इस यूनिवर्सिटी की जो तमाम सीटों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और उसको वंचित तबके और सवर्ण तबके के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो आप पाएंगे कि सवर्ण तबके के मुकाबले में वंचित तबके कहीं भी नहीं हैं। मिसाल के तौर पर किन किन चीज़ों का मैं आपको हवाला दिखाऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने यूनिवर्सिटियों में कभी किसी एसटी यानी आदिवासी वाइस चांसलर को बनते हुए देखा, उनको कार्य करते हुए देखा? आपने नहीं देखा। कितने आदिवासी प्रोफेसर्स आपको यूनिवर्सिटियों में मिलते हैं, कितने आदिवासी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स आपको दिखते हैं, कितने आदिवासी जो हैं आपको छात्र के तौर पे दिखते हैं। और पूरे देश में जो आदिवासियों की जो आबादी है 8%, वो कितनी फुलफिल हुई है और उनके बैकलॉग सीट्स किस तरह से पूरे किए गए हैं। उसी तरह से बात अगर हम दलितों में करें तो दलितों की कुछ जातियों के बारे में इन बातों पे तो बड़ा शोर होता है कि इनके पास बहुत सीट्स आ गई हैं, ये दूसरों का हक मार रही हैं और बाकी दलित जातियों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोई इन बातों पर इन सवालों पे कभी कुछ नहीं बोलता, खासकर सवर्ण जो मीडिया है वो नहीं बोलती है कि क्या वजह है कि दलितों की सीट्स अब भी फुलफिल नहीं हुई है। क्या वजह है कि दलित आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब हैं। एससी और एसटी जो हैं वो आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्यों गायब हैं। और बहुत सारे सेंटर जिसको समझा जाता है कि वो सुपर स्पेशल सेंटर हैं, उसमें बहुत महान काम होते हैं, वहाँ पे क्यों मेरिट की दुहाई दे के बहुजन को, दलित समाज के लोगों को अभी तक बाहर रखा गया है। जो अदालत दलित समाज के बीच में जाके, आदिवासी समाज के बीच में जाके क्रीमी लेयर ढूंढ रहा है, वही अदालत कभी ये क्यों नहीं कहता कि कुछ फैमिली हैं देश की और उनमें से ज़्यादा तो लोग सवर्ण तबके के हैं, वही जज के बाद जज बनते हैं और अदालत में क्यों रिजर्वेशंस का पालन नहीं होता है। जब रिजर्वेशंस के पालन होने से यूनिवर्सिटियां अच्छा काम कर सकती हैं, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होने से पार्लियामेंट जो है देश की नीति बना सकता है, पार्लियामेंट सबसे सर्वोच्च हो सकता है, तो जुडिशियरी कौन सा ऐसा स्वर्ग से उतरा हुआ संस्था है जहाँ पर रिजर्वेशंस नहीं दिया जा सकता है। और अगर रिजर्वेशन जिस दिन ही दे दिया जाएगा वो संस्था नर्क बन जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर कोई जज का बेटा जज बनता है तो क्या ये क्रीमी लेयर के तहत नहीं आता है? क्या वहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट की मेंटालिटी काम नहीं करती है? लेकिन जब एक दलित चपरासी का बेटा दोबारा नौकरी लेने के लिए जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये जनरल कंपार्टमेंट की मेंटालिटी से काम कर रहे हैं और अपने ही जाति के दूसरे लोगों को नौकरी पाने से वंचित रख रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है, कोई दलित समाज का, कोई आदिवासी समाज का, कोई मंत्री भी बन जाता है, कोई संतरी भी बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री भी बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री भी बन जाता है, कोई देश के सर्वोच्च पोस्ट पर भी चला जाता है, तो क्या वजह है कि उस समाज के लोगों के साथ आज भी खान पान नहीं होता है? आज भी उस समाज के लोगों के साथ दूसरी जाति के लोग, खासकर सवर्ण जाति के लोग अंतरजातीय विवाह नहीं करते। और यहाँ तक कि खुद वही मंत्री और संतरी जो कल तक देश के टॉप पोस्ट पे बैठा हुआ था, वो भी जब मंदिर में जाता है तो मंदिर को अपवित्र समझा जाता है और फिर मंदिर की धुलाई की जाती है। तो सवाल ये है कि जो जाति जो है ये जन्म से जुड़ी हुई है और इसका आर्थिक आधार कैसे हो सकता है। सवाल ये भी है कि एससी कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए जो अनटचेबिलिटी का जो पैमाना था, उस पैमाने के साथ क्रीमी लेयर लाने के बाद क्या वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा? ये सच है कि एससी और एसटी कम्युनिटी के बीच में भी थोड़ी बहुत गैर बराबरी पाई जाती है जो कि राई के बराबर है, मगर उसको पहाड़ बना के क्यों पेश किया जा रहा है? और क्या ये भी सच नहीं है
कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे सवर्णों के हाथ से भेदभाव झेलना पड़ता है। सरकारी आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि दलित और आदिवासी के ऊपर हर मिनट हमले होते हैं। आज भी सफाई कर्मचारी और गटर में उतरने वाला आपको 100 में 99 लोग दलित समाज से ही मिल जाएंगे। तो भारत जैसे देश में जहाँ पे हर संसाधनों पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कारोबार हो, हर जगह पर जब ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे दलितों के बीच में कुछ नौकरियाँ जो हैं, जो कि आज तक भी पूरी नहीं हो पाई, उसी नौकरियों के बीच में उपवर्गीकरण लाकर कहीं रिजर्वेशंस को ख़त्म करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है उसका समर्थन करने वालों में जो एक सवर्ण लॉबी है, वो चाहती है कि रिजर्वेशन इस देश से ख़त्म हो जाए और 100% जो सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटें जो हैं, या 5% या 10% जो अगड़ी जातियाँ हैं उसके लिए रिजर्व कर दी जाए, और उस 10% अगड़ी जातियों में भी जो 0.00001% लोग जो टॉप पे बैठे हुए हैं वही सारी मलाई खाएं और बाकी देश के लोग बैठ के झाल बजाएं। तो इन तमाम बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह से इस देश में कास्ट ही मेरिट है। हमें एक रीसेंट जो एक डेटा भी आया है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो करोड़पतियों की जब लिस्ट बनती है तो 10 या 15% जो हैं अरबपतियों की जब लिस्ट बनती है, मिलेनियर की और बिलियनियर की लिस्ट बनती है, तो क्या वजह है कि 5 या 10% जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका अनुपात जो होता है अरबपतियों में 90 के करीब में होता है, और बहुजन जो होते हैं 10% के आसपास आके रुक जाते हैं, और एसटी कम्युनिटीज़ के अंदर में तो एक भी आज तक अरबपति नहीं पाया जाता है। जो आदिवासियों के जंगल, ज़मीन, उनके संसाधन है उसको लूटा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। और जब वो कोयला चुनने के लिए कहीं इधर उधर भटकते हैं ताकि उनका पेट भर सके, उनका चूल्हा जल सके, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। पूरे आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है। इन तमाम चीज़ों पे कोर्ट क्यों नहीं कोई फैसला लेता है, उसके ऊपर वो क्यों नहीं समानता के लिए कुछ उसके दिलों से कुछ आवाज़ उठती है, लेकिन वो सिर्फ उपवर्गीकरण करने में इतनी तेज़ी क्यों दिखा रहा है। पासमानदा मुसलमानों की भी तो ये बहुत लंबे वक्त से डिमांड है कि उनके समाज के अंदर में जो दलित के बराबर जो जातियां हैं उनको एससी रिजर्वेशंस का दर्जा दिया जाए। और वो भी एससी रिजर्वेशंस ऐसा नहीं है कि वो जो अभी तक का जो एससी रिजर्वेशंस है उसके भीतर वो घुसना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक एससी रिजर्वेशंस का कोटा बढ़ नहीं जाता तब तक आप हमको उसके अंदर में ना डालिए, यानी उस कोटे को बढ़ा के वो एससी जुमरे में घुसना चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है, उनके साथ भी अनटचेबिलिटी की जाती है। और एक ज़माने में उनको भी एससी रिजर्वेशंस मिलता था, लेकिन एकाएक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 1950 के ऑर्डर के तहत उनको हटा दिया गया। यही मामला ईसाई दलितों के साथ भी है, जिनके साथ भी उन्हीं के समाज के लोग भेदभाव करते हैं और ईसा मसीह की जो मैसेज है उसका वो लोग अनादर करते हैं। तो इन मामलों में वो कभी कोर्ट कुछ नहीं कहता। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस के मामले में कोर्ट फटाक दे कोई भी इंपेरिकल डाटा को सुने बगैर ही उसको पास कर देता है। और जब कलकत्ता में हाई कोर्ट में जब मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का जो फैसला वहाँ की सरकार, राज्य सरकार लेती है, उसको वहाँ के जज जो हैं उसको खारिज कर देते और कहते हैं कि कुछ इंपेरिकल डाटा नहीं है। तो अदालत क्यों रिजर्वेशंस के मामले में हमेशा ऊंची जाति की जो लॉबी है उसी के पक्ष में फैसला देते दिखती है और दलित और बहुजनों से ही सवाल करती है। दलित और बहुजनों के अंदर में क्रीमी लेयर ढूंढती है और दलित और बहुजनों के बीच में ही वो असमानता ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन कभी ये सवाल नहीं करती है कि क्यों जो टॉप के कारपोरेट सेक्टर्स हैं उसके जो सीईओ, जो डायरेक्टर्स हैं, वो क्यों 90 और 95% दो ही जातियों से, ब्राह्मण और बनिया से आते हैं। देश का संसाधन का दोहन करके ही प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, लेकिन उसी देश में रहने वाले जो बहुसंख्यक, जो बहुजन है, जो दलित हैं और आदिवासी हैं, उनको नौकरियों से भगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों नहीं कुछ उसके बारे में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कुछ कहता है। तो सवाल ये है कि ये जो उपवर्गीकरण का जो पूरा का पूरा जो खेल है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो दलितों के और आदिवासियों के जो यूनिटी है, बहुजनों की जो यूनिटी है, उसको तोड़ने की, उसको कमज़ोर करने की और उनको आपस में लड़ाने की कोशिश है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग, सब लोग मिलकर इस पूरे खेल को समझिए और जो दुख का पहाड़ है
उसको हटाने की कोशिश कीजिए। जो छोटी सी राई के बराबर भी जो डिफ्रेंशिएशन जो एससी और एसटी कम्युनिटी के बीच में है, उसको आप बिल्कुल उसको मुख्य मुद्दा समझ के अपना सर मत फोड़िए। रही बात ये कि ये बातें सवर्ण समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि इस देश में जब तक सबका भला नहीं होगा तब तक उनका भी भला नहीं हो सकता। और सवर्ण समाज के बीच में भी एक बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको एडमिशन्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही, उनको भी तो पूछना चाहिए कि ये जो उन्हीं के समाज के जो ऊपर के जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं क्रीमी लेयर की बातें अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर में करते हैं, और जो सही में जो सवर्ण के बीच में भी जो गरीब लोग हैं उनको क्यों नहीं पहला हक मिलता है। ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों वंचितों के बीच में ही रखा जाता है। हम लोगों को कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो महापुरुष हैं डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, जयपाल मुंडा, राम मनोहर लोहिया, उन लोगों की विरासत को हम समझें और समाज के अंदर में समानता के लिए काम करें। ये लड़ाई बौद्धिक स्तर पर भी चलनी चाहिए और ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से भी चलनी चाहिए, लीगल तरीके से चलनी चाहिए और जन आंदोलन का भी रूप लेना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर हम आपस में बट गए तो फिर इसका सीधा लाभ उनको जाएगा और वो जीत जाएंगे। तो हमारी आप लोगों से यही अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से आइए, मिलजुल कर हम लोग संविधान को और आरक्षण को बचाने के लिए इस पूरे मसले को बहुत ही गंभीरता से सोचें और फैक्ट्स और आंकड़े हमारे पास हैं उसको लाएं और उसको दिखाएं कि इस देश के संसाधन पे किस तरह से चंद मुट्ठी भर जो जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, वही मलाई खा रही है और उनको सारी दिक्कतें जो हैं दलित और आदिवासी के बीच में दिख रही है। आप भी अपनी राय शेयर कीजिए। आइए रिजर्वेशंस पे हुए इस खतरे से मुकाबला करने के लिए हम लोग एक कलेक्टिव फाइट की तरफ बढ़ें और ये पूरी जो हमारी लड़ाई, हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होगा। जय भीम।